हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस। हमारी लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल स्लाइडेन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो में कुछ उसमें चेंज किए और न्यू सेल थ्योरी दी रुडोल्फ विर्चो और नागेले ने। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या हैं। तो उसमें हमने वायरस को कंसीडर किया था, उसके अलावा भी माइकोप्लाज्मा हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब क्या हैं जो कोशिका सिद्धांत है उसके अपवाद हैं। आज हम नेक्स्ट थ्योरी लेके आए हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी जीवद्रव्य सिद्धांत। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पे ही डिस्कस करेंगे। जीवद्रव्य सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो सबसे इस पे डिस्कस करने के लिए स्टार्ट में चलते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे कोर्टी नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को किसी भी सेल में देखा, यानी इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रखा और उसमें जो रस था उसे देखा और उसको कहा कि ऐसा कोई पदार्थ कोशिका में होता है, एक रस जैसा पदार्थ। यानी सबसे पहले देखा किसने? कोर्टी ने। अब इसके बाद में कोर्टी के बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे डुजार्डिन। दूसरा आ गया डुजार्डिन। इन्होंने क्या किया? जंतु कोशिका में, अभी ये कोई इन्होंने डिफाइन नहीं की थी, अब इन्होंने जंतु कोशिका को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्होंने इस सैप को, इस रस को क्या नाम दिया? सारकोडे। क्या नाम दिया? सारकोडे। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास पुरकिंजे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे ने दो काम किए। पहला, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा पादप कोशिका में, प्लाज्म को देखा। इन्होंने पादप कोशिका में देखा और उसको नाम भी दिया, और वो नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। तो आपके लिए दो क्वेश्चन बन गए कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। आगे बात। तो अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म देखा किसने? तो किसने देखा था? कोर्टी ने। सबसे पहले जंतु कोशिका में किसने देखा? डुजार्डिन ने। सबसे पहले पादप कोशिका में देखा और नाम किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था पुरकिंजे ने। अब क्या हुआ नेक्स्ट? एक इस पे फोर्थ पॉइंट, यानी एक चौथे साइंटिस्ट थे वॉन मोल। इन्होंने क्या किया? जो जीवद्रव्य है उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि वास्तव में ये जीवद्रव्य क्या है, इसके अंदर जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे ही जीवद्रव्य के अंदर आते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस यानी इसके महत्व को बताया। किसकी? प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस को किसने बताया? वॉन मोल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि अब डुजार्डिन ने इसको सारकोडे कहा और पुरकिंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म कहा। तो एक तीसरे साइंटिस्ट आए हमारे पास, मैक्स सुल्जे थे। उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया। क्या? कि सारकोडे और प्रोटोप्लाज्म वास्तव में एक ही चीज़ है और उसको फिर बाद में कंबाइंड करके इसको प्रोटोप्लाज्म ही नाम दिया। तो सारकोडे वह प्रोटोप्लाज्म एक ही पदार्थ है, मतलब कह सकते हैं ये एक ही है। दोनों में रस है, चाहे वो पादप कोशिका का रस है चाहे वो जंतु कोशिका है, क्योंकि वास्तव में इस रस में है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, कोशिका के संबंधित बाकी सभी उत्पाद। तो ये दोनों के लिए सेम है। इसलिए मैक्स सुल्जे ने इस गुत्थी को सुलझाया और इसको कहा कि प्रोटोप्लाज्म और सारकोडे शब्द एक ही होता है। और लास्ट में ओ हर्टविग आए थे और उन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत दे दिया।
सिद्धांत नाम दिया। मतलब इन्होंने इतनी बातें डिस्कस की और लास्ट में हार्टवी गाकर इस सारी बातों को एक मतलब कह सकते एक फ्रेम में ले आए और उसको क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत। अब इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि अब सभी कंपटीशन में या नॉर्मली 12th के क्वेश्चनिंग में भी या रीट के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या है जीवन का भौतिक आधार, तो वो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब जब इतनी अच्छी बात जिसने दी तो उसका नाम भी याद रखना होगा और उसका नाम है हक्सले। साइंटिस्ट थे हक्सले और उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो जो हमारा जीवन है उसका भौतिक आधार है। और वास्तव में वैसे ये कंप्लीट लाइन नहीं है। जीव द्रव्य हमारे जो कह सकते हैं जीवन का भौतिक रासायनिक कह सकते हैं जैव रासायनिक और भौतिक सारे आधार हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसको भौतिक आधार ही नाम दिया। तो आज ये टॉपिक है, इसके संबंधित ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करके और इनको इम्पोर्टेंट लगा के अपनी याद रखो, क्योंकि सभी एक एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये क्या है, ये वास्तव में सेल का डिवाइडेशन है। किसके बेसिस पे, उसकी इवोल्यूशन और न्यूक्लियस के बेस पे, यानी विकास व केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा। और वो दो प्रकार क्या थे, एक थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी थी यूकैरियोटिक कोशिका। इसको अब इसको हम इसके नाम से ही तोड़कर इसका कह सकते हैं डिफाइन करेंगे। यहाँ प्रो वर्ड है, उसका मतलब होता है आदिम या प्रीमिटिव। और कैरियोटिक शब्द है, वो शब्द बना है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। ये दोनों में सेम है। यहाँ शब्द है यू, यानी इंग्लिश में अगर हम यू कैरियोटिक लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे यू का मतलब होता है वेल, सुव्यवस्थित, वेल सुव्यवस्थित। और कैरियोटिक वही केंद्रक। तो अब आप इसी को से डिफाइन करते हैं कि जिस कोशिका में आदिम या सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता, आप सिंपली भाषा में छोटी क्लासों में हम आपको यही कहते हैं कि जिसमें केंद्रक नहीं होता, वो कोशिका क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिस कोशिका में सुव्यवस्थित यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे, इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित है, वो कोशिका क्या हो गई, यूकैरियोटिक। अब इसमें नहीं है यानी कह सकते हैं अनुपस्थित है, और इसमें उपस्थित है। तो ये है बेसिक बात, लेकिन अभी बहुत सारे डिफरेंस पड़े हैं। अब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल होता है मेनली हम कह सकते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। और इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं सभी पादप व, इनको छोड़कर सभी पादप व जंतु कोशिकाएं। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, यूकैरियोटिक के, और ये हो गए प्रोकैरियोटिक के। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की। तो इन्होंने कहा कि इसमें
सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की संरचना को देखें तो इनमें जैसे केंद्रक वास्तव में क्या काम करते हैं? केंद्रक का काम होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, क्रोमोसोम्स, उनको कंबाइन करके यानी बांधे रखना एक जगह पर। जब इनमें सुव्यवस्थित केंद्रक है ही नहीं तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहीं भी जीव द्रव्य में पड़ा रहता है। तो यही सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट है, मेन बात यही है कि इनके अंदर जो इनका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो सीधा ही जीव द्रव्य में रहता है, उसके चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं होता और वो दूसरा वो गुणसूत्रों के अंदर नहीं होता। जैसे कि डीएनए है, उच्च वर्गीय पौधे और जंतुओं में जो डीएनए होता है वो किस में होता है? गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। जबकि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो कहाँ होता है? सीधा ही नेक्ड होता है। कैसे होता है? नग्न, सीधा ही जीव द्रव्य में पड़ा रहता है। और इनमें क्या होता है? इन कोशिकाओं में, जैसी भी कोशिकाएं, चाहे वो पादप है, जंतु कोशिकाएं हैं, इनमें दोहरी झिल्ली वाला, कितनी झिल्ली वाला? दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाता है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उन क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो ये एक पैकेट के रूप में बंधा हुआ पाया जाता है और ये खुला पाया जाता है, इसलिए इसे सुव्यवस्थित केंद्रक इसमें नहीं है, इनमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं। तो इसके अगला डिफरेंस हम ये देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोई भी, अब जैसे दोहरी झिल्ली वाले सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप कह सिंपली दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन वाले युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। सबसे पहला तो केंद्रक अनुपस्थित हो ही गया क्योंकि वो भी दोहरी झिल्ली, और इनमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, ये हो गए हमारे पास दोहरी झिल्ली वाले सेल ऑर्गेनेल्स जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें तारकाएं अनुपस्थित होते हैं, इनमें उपस्थित सभी जंतु कोशिकाओं में और कुछ पादप कोशिकाओं में भी ये क्या होता है? उपस्थित। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए की। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है गुणसूत्रों से आवृत नहीं होता। दूसरा, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। डीएनए के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन, वो प्रोटीन इनमें एब्सेंट होती है यानी अनुपस्थित होती है और इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम पाए जाते हैं, वो 70S टाइप के होते हैं। क्या? 70S। जबकि यूकैरियोटिक में 70S के साथ साथ 80S भी पाए जाते हैं। अब ये क्योंकि मेनली हम यही सोचते हैं इनमें 80S होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में 70S भी होते हैं। कहाँ होते हैं? दो कोशिकांग ऐसे होते हैं, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हरित लवक। हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और बाकी कोशिका में जो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जो राइबोसोम पाया जाएगा वो कैसा होता है? 80S। यानी एक अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S टाइप का ही
राइबोसोम पाया जाएगा। ये तो कुछ डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस में, लेकिन आपको बेसिक में यही होना चाहिए पता कि सबसे पहले तो इनमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक इनमें उपस्थित नहीं होता, इनमें उपस्थित होता है, यानी केंद्रक के चारों तरफ इनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इनमें तो दोहरी झिल्ली वाले कोई कोशिकांग ही नहीं पाए जाते। इनमें जो डीएनए होता है वो गुणसूत्रों में मतलब कह सकते हैं पैक्ड नहीं होता और सीधा नेक्ड होता है, जबकि इनमें गुणसूत्रों के अंदर पैक्ड डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती है। और एक मेन इंपॉर्टेंट, तो इनमें राइबोसोम 70S होते हैं, इनमें 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम प्लांट व एनिमल सेल में डिफरेंस करेंगे। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। तो इनमें डिफरेंस करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पादप कोशिका की संरचना कैसे होती है। तो हम थोड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो पादप कोशिका में एक आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल वॉल, और ये सबसे पहले खोजा ही था रॉबर्ट हुक ने, जो उन्हें कोष्ठक खोजे थे। वो कठोर आवरण क्या था? सेल वॉल। इसके बाद में इसके अंदर भी एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये लिविंग पार्ट होता है। और पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो कि इसको एनिमल सेल से ये डिफरेंट करती है। दूसरा, जब बड़ी रिक्तिका पाई जाती है तो केंद्रक इसका एकदम सेंटर में ना होकर थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाता है। कहने का मतलब थोड़ा साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका में एकदम सेंटर में होता है। होता वही दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। इसके अंदर एक केंद्रिका होता है और हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा सभी कोशिकांग, गोल्जिकाए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। एक इम्पोर्टेंट कोशिकांग जो पादप को कहते हैं, पादप बनाता है, वो है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। वो भी कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। तो पादप कोशिका में दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ हरित लवक पाया जाता है। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वॉल मतलब भित्ति, फिर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, उसके बाद में ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, ये केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, और ये बड़ी रिक्तिका। और रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये तो है हमारे पास एक पादप कोशिका। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका के चारों तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये सारी लिविंग मटेरियल से बनी होती है, यानी इस पर कोई डिपोजिशन नहीं होता। जब डिपोजिशन नहीं होता तो वो डेड पार्ट नहीं बनता। वास्तव में जो जंतु कोशिका होती, जो पादप कोशिका होती है, उसके जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन व सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उसके कारण ही वो डेड होती है और वो बाद में वुड यानी कास्ट बना देती है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में वही जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोलस यानी बीच में एक केंद्रिका भी होती है। ये हम जब सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। एक कोशिका इससे लगी हुई वैक्यूल पाई जाती है, इससे छोटी छोटी लैमिनीज पाई जाती हैं जिनके ऊपर राइबोसोम हो भी सकते हैं और नहीं, यानी इन्हें क्या कहते हैं? अंतःपर्दवी जालिका।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी गोल्जी काए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में अधिक पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम हमने बनाई दिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी होती है, इन पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और कंप्लीट इसके अंदर एक लिक्विड कणिकीय द्रव पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। सेम इसी में भी पाया जाता है। इसमें वैक्यूल्स तो होती हैं पर छोटी छोटी लाइसोसोम जैसी, इनमें बड़ी कोई भी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। तो ये हमारे पास आगे जंतु कोशिका, तो इनमें भी ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये गोल्जी काए हो गए, बस ये अंतःपर्दवी जालिका है। तो ये है दोनों पादप और जंतु कोशिका। अब इनसे हम इनके डिफरेंसेस बना देंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये राइबोसोम को भी चाहिए, आप टिक कर लो, राइबोसोम। तो सबसे पहला अंतर आता है हमारे पास सेल वॉल का, यानी कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट यानी उपस्थित होती है और इनमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। पहला मेन डिफरेंस। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसकी वजह से पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। हरित लवक इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की वजह से ये कैसे होते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, वो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। स्वपोषी, ये स्वपोषी यानी परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल यानी जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। कैसा होता है, स्टार्च, जबकि इनमें ग्लाइकोजन होता है और वसा बूंदे, फैट ड्रॉपलेट्स। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसकी वॉल को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने 2 बार आपको बताया है। टोनोप्लास्ट, जो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इनमें बड़ी रिक्तिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। रिक्तिका कोई छोटी बहुत होंगी लेकिन इनमें अनुपस्थित होती है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो केंद्रक होता है उसमें थोड़ा सा साइड में होता है, इसमें सेंटर में पाई जाती है, कोई ज़्यादा वैसे। लेकिन ये मेन ये जो डिफरेंसेस है जो कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग बनाता है। पादप कोशिका हैं, उनके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, यानी जब कोशिकाएं अलग अलग होती हैं तो कोशिका द्रव्य विभाजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोशिका द्रव्य विभाजन। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उस टाइम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। उसमें जो 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक सेल प्लेट के द्वारा, एक सेल फर्रो के द्वारा। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसमें क्या होता है, खांच के द्वारा, सेल फर्रो के द्वारा, कोशिका खांच। इसको हम थोड़ा सा बता दें, जैसे इसके अंदर खांच ऐसे बनती है और 2 कोशिकाएं डिवाइड हो जाएगी इस प्रकार से। जबकि इसमें क्या होती है, जब 2 कोशिकाएं डिवाइड होती है तो उनके बीच में पहले इस तरह पर प्लेट बनती हैं और ये प्लेट्स फिर कंप्लीट हो जाती हैं और 2 कोशिकाएं अलग अलग होकर विभाजन कर देती हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं पादप और जंतु कोशिका में। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। इसके अलावा हम थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि कोशिका की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये सिंपली आ सकता है।
तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स इसके, जैसे अब आपको पता है सभी हमने कोशिका की स्ट्रक्चर कर ली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गई, लेकिन अब आगे क्या, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमने सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, हरित लवक हैं, इन सब को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हर एग्जाम में इनके डिस्कवरी, इनके फंक्शन और इनके एंजाइम्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।